नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ 2 सांसदों ने वोट किया, जबकि समर्थन में 454 वोटों के बहुमत से बिल पारित हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवैसी और इम्तियाज जलील ने नारी शक्ति वंदन अभियान के खिलाफ वोट किया, क्योंकि AIMIM ने बिल का विरोध किया था। अपनी बहस के दौरान ओवैसी ने कहा कि बिल केवल सवर्ण महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा। बिल पास होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने NK प्रेमचंद्रन से अपने संबोधन के बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना संभव हो सके 1/3 सीटों से पहले इसे हटा दिया जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। तो बता दें कि बिल के खिलाफ 2 और पक्ष में 454 वोट पड़े तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। वहीं आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जितना संभव हो सके 1/3 सीटों से पहले इसे हटा देना चाहिए और अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए, बिल के खिलाफ 2 और पक्ष में 454 वोट पड़े। वहीं महिला आरक्षण बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, महिला आरक्षण बिल 454 वोटों के साथ लोकसभा में पारित हो गया, आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा इसे। जी बिल्कुल मयूरी, देखिए जिस तरीके से लगातार 27 सालों से प्रयास सरकारें कर रही हैं इस बिल को पास करने का। 12 सितंबर 1996 को पहला प्रयास किया गया, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसके बाद वाजपेयी सरकार 1998 में प्रयास किया गया। और बात की जाए तो UPA की जब सरकार 2010 में थी, उसके पहले 2008 में एक समिति डिसाइड की गई थी। 2010 में बड़े हंगामे के साथ राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन राजद और समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद लोकसभा में इसको पेश ही नहीं किया गया। अगर बात की जाए तो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 के अपने घोषणा पत्र में इस आरक्षण को लेकर वादे किए थे और कहीं ना कहीं सरकार अब उसको पूरा करते हुए देखी जा सकती है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में लगभग 100% लोगों ने अपना वोट दिया है, 454 बनाम 2 का मुकाबला रहा है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि राज्यसभा में भी ये काफी आसानी से पारित हो जाएगा। जिस तरीके से बात की जाए, लोकसभा में एक तरफा वोट पड़ा है इसके समर्थन में, तो कोई भी दिक्कत राज्यसभा में अब आनी नहीं चाहिए। विवेक, ये तो लग रहा है राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। वहीं महिला आरक्षण बिल लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, अगर बात की जाए इस बिल को लागू करने की तो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो तमाम प्रकार के पॉइंट्स इसमें गिना चुके हैं। बात की जाए, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि जो 33% आरक्षण है इसमें SC और ST कैटेगरी को अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। साथ ही साथ परिसीमन की भी बात कही गई है। ऐसे में ये कुछ मुद्दे हैं जो लागू करने में जल्दी लागू करने में, इस फैसले में देरी ला सकते हैं। तो तमाम ये चीजें इस पे सरकार को भी ध्यान देनी होगी कि जो 33% का आरक्षण है उसमें SC और ST कैटेगरी को किस प्रकार से जो है वो बैलेंस करेंगे। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तुरंत लागू करने को रोकती हैं। और बात की जाए तो राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि इस बिल के पारित होने के तुरंत बाद ही इसे लागू कर देना चाहिए, ताकि आगामी समय से ही लोगों को, यानी खासतौर पर महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और बात की जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव जो है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो और ज्यादा बढ़े और महिलाएं चुन के जो है वो देश के संसद तक पहुंचे। विवेक, महिला आरक्षण बिल से देश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यत्र नार्यन्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक है संस्कृत का। इसका अर्थात यह है कि जहाँ महिलाओं की बात होती है, जहाँ महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, वहाँ देवता विराजते हैं। बात की जाए तो जिस तरीके से महिलाएं पिछले कुछ सालों में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं, चाहे वह आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे वह सामाजिक स्थिति की बात करें, हर परिवेश में महिलाएं जो है
वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से देश के संसद भवन में उनकी संख्या थी तो पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। इस बिल के बाद 33 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और महिलाओं की जो संख्या है वो सदन में बढ़ेगी। तो ये संभव है कि जो महिला जरूरी चीजें होंगी, जो महिलाओं के मुद्दे होंगे, उसमें मुखरता से महिलाएं अपनी बात रख पाएंगी। और जिस तरीके से बात की जाए तो अब तक कुल लगभग 80 के आसपास महिला सदस्य सदन में है और ये बढ़कर और भी ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक अलग परिवेश भारतीय राजनीति में बनेगा। जी विवेक, देखिए आगामी तमाम चुनाव हैं और इसी बीच महिला आरक्षण का बिल लाया गया है, तो क्या इसका चुनाव में कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित तौर पे जब कोई बिल ठीक चुनाव से पहले आता है, कोई एक्ट बनता है तो उसका नतीजा देखने को जरूर मिलता है। जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव है, 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और उससे ठीक पहले ये बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, अब राज्यसभा की बारी है, तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि इसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। और हर एक पार्टी इसके प्रभाव को भुनाना चाहती है। बिल के पारित होने से पहले ही कांग्रेस की सोनिया गांधी ने साफ तौर पर क्रेडिट लेने का काम किया कि उनके जो पति हैं राजीव गांधी, सबसे पहले उन्होंने इसकी वकालत की थी, यूपीए सरकार में ये पारित हुआ था। तो ये जो बिल है पारित होने से पहले क्रेडिट लेने की होड़ लग गई थी। तो आप इससे सीधे तौर पे इसे देख सकते हैं कि क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है कि बिल पारित होने से पहले ही राजनीतिक दल जो है क्रेडिट लेने के पीछे पड़ी हुई है। तो खासतौर पर चुनाव से पहले ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट इसका देखा जा सकता है। मयूरी जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू होगा, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे करेंगी। बताया जा रहा है कि 5 दिनों तक चलने वाले व्यापार मेले में 2000 से अधिक उत्पादक और 300 ब्रांड भाग ले रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 22 से 25 सितंबर तक आम जनता को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। साथ ही यहाँ मिनी ऑटो एक्सपो भी देखने को मिलेगा, जिसमें ऑटोमोबाइल जगत की 32 कंपनियां अपने वाहन प्रदर्शित करेंगी। तो देखिए यूपी में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 25 सितंबर तक ये इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से शुरू हो रहा है, क्या कुछ खास होने वाला है इसमें? देखिए अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक ट्रेनों के फेरों की संख्या भी इसमें बढ़ाई जाएगी। तमाम विजिटर्स जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगी। बात की जाए तो गुरुवार शाम 4 बजे इसका उद्घाटन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस शो के आयोजन से उत्तर प्रदेश के स्थानीय जो उत्पाद हैं, जो लोकल प्रोडक्ट हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अलग पहचान मिल पाएगी, जिससे व्यापारियों और कामगारों की कमाई भी बढ़ेगी। उनके उत्पाद अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। साथ ही साथ लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। 21 से 25 सितंबर तक चलने वाले इस इंटरनेशनल ट्रेड शो एक्सपोर्ट मार्ट में सभी गेटों से आम जनता के लिए एंट्री होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को ओपन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यह ट्रेड शो दोपहर 3 से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए पूरी तरीके से फ्री रहेगा। यानी दोपहर 3 से रात 8 बजे तक आम जनता इसमें विजिट कर सकती है, उत्पादों को देख सकती है। साथ ही साथ क्राफ्ट और कल्चर का भी इसमें प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बिजनेस क्लास का समय रहेगा। यानी अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से टाइमिंग को बांधा गया है। बिजनेस क्लास का अलग होगा, आम जनता के लिए अलग होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो निःशुल्क एंट्री भी व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद। साथ ही साथ इसमें क्राफ्ट और कल्चर का भी आयोजन होगा। इस प्रोग्राम को भी रखा गया जाएगा और इसका प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगर बात की जाए तो सेवा विजिटरों की, तो इनको भी निःशुल्क जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने के लिए नोएडा एक्सप्रेस और यमुना एक्सप्रेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी हर प्रकार से द्वार जो है वो खोले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंच सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम प्रकार की सटल सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं।
और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार विकास की बात करती है, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल टेस्ट शो उनके जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें जो है वो आगे बढ़ पाए। प्रदेश के जो लोकल उत्पाद है, अलग अलग जिलों के जो लोकल उत्पाद है, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे पाए, एक अलग मुकाम दे पाए, ताकि जो कारीगर है, जो कामगर है, और जो अपने स्किल से काफी पुरानी समय से जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, और उसको लेकर जो अपने स्किल है, जो अपने बाप दादा परदादा से उन्होंने सीखा है, उसको एक अलग स्तर पर ले जाए, उसकी ब्रांडिंग कर पाए। तो विवेक, जिस तरह आप बता रहे हैं तमाम कार्यक्रम होंगे ट्रेड शो में, 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर पहुंच रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, सबके लिए विशेष प्रकार की तैयारियां की गई हैं। जो आम जनता है उसके लिए अलग तैयारियां की गई हैं, उनका समय अलग निर्धारित किया जा रहा है। जो बड़े व्यापारी हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनके लिए अलग समय निर्धारित किया गया है, सभी गेटों को ओपन रखा गया, साथ ही साथ यातायात की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, तो उनके कार्यक्रम को लेकर भी तमाम प्रकार की तैयारियां देखी जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो पूरे होंगे, और व्यापारियों के अलावा विजिटर्स के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान भी रखा गया है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां एनआईए ने 43 अपराधियों के नाम जारी किए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कनाडा के साथ आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से संबंध में ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो 43 गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए ने 43 अपराधियों के ये लिस्ट जारी की है। कनाडा के साथ आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क के संबंध में ये लिस्ट जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। एनआईए ने 43 अपराधियों के नाम जारी किए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए ने देश विदेश में मौजूद खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट जारी की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, एनआईए ने 43 अपराधियों के नाम जारी किए हैं, कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की गई है 43, उनमें अगर नामों की आप बात कर रही हैं तो जो नाम एनआईए ने जारी किए हैं वो लॉरेंस बिश्नोई समेत जो 43 गैंगस्टर ऐसे हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ गैंगस्टर तो भारत की जेलों में बंद हैं, लेकिन जो भारत से बाहर फरार हैं, विदेशों में रहकर लगातार जो उनका आतंक है वो फैल रहा है, और उनके जो सहयोगी हैं वो लगातार जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो भारत और कनाडा के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसको जो तनाव का जो माहौल बन रहा है उसको लेकर के ये आदेश जारी किया गया। उसको लेकर के जो एनआईए की टीम लगातार जो एक बड़ा कदम उठा रही है, उसको लेकर के एक लेटर जारी किया है, जिसके तहत एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जो कि डीएम का नंबर बताया जा रहा है। उस नंबर पर जो गैंगस्टर हैं उनके सहयोगियों की लिस्ट मांगी जा रही है, क्योंकि उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की जो बात कही जा रही है मयूरी जी, तो उस संपत्तियों को कुर्क करने के साथ साथ जो गैंगस्टर हैं उनके जो सहयोगी हैं, जो मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो लगातार आपराधिक दुनियाओं में उनका साथ दे रहे हैं, उन सभी की लिस्ट में जो मदद मांगने की जो बात कही गई है, उसके साथ ही कहा गया है कि अगर जो भी इस नंबर पर सूचना देता है, जो सहयोग करता है, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और इसके साथ ही जो एक कमर तोड़ने की बात की जा रही है बदमाशों की, गैंगस्टरों की, जो लगातार अपना आतंक फैला रहे हैं, उन सभी को लेकर के एक जो बड़ा एक्शन देखने की जो बात मिल रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा एक अभियान छेड़ा गया है। और उसमें अब देखना ये होगा मयूरी जी कि जिस तरीके से अब एनआईए ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें भारत सरकार ने पूरा सहयोग करते हुए पूरे जो गैंगस्टर हैं उनके यहाँ एक खाका जो तैयार कर रही है, जिसमें 43 लोगों के नाम जो दिए गए हैं, उन 43 लोगों की अब जो लिस्ट जारी होगी उसके तहत अब देखना ये होगा कि अगर हम आपको नाम भी बताना चाहेंगे तो नाम हम अगर आपको जारी करेंगे तो उसमें यह है कि जो अर्शदीप डाला है, लखबीर सिंह लांडा है, गोल्टी बरार है, लॉरेंस बिश्नोई है, जसदीप सिंह जग्गू है, भगवान पुरिया, अनमोल बिश्नोई, ऐसे समेत कई
जो 43 है गैंगस्टर, उन लोगों की लिस्ट जारी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आखिर जो इनके सहयोगी हैं, इनकी संपत्तियों क्या और जो इनके कारोबारों का जो ब्यौरा मांगा जा रहा है, वो ब्यौरा आखिर कितना पहुंचता है, और अगर ब्यौरा पहुंचता है तो उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरीके से जो गैंगस्टर है, उनकी कमर तोड़ने के लिए लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त करके कुर्की की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब ये जो एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में है कुछ गैंगस्टर, कुछ भारत से बाहर फरार हैं, लेकिन उनका आतंक लगातार जो है वो बरकरार है। नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए अब एक्शन में नजर आ रही है और ये कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए मयूरी जी, साफ तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए की टीम शुरुआत से जो छापेमारी कर रही थी, उस छापेमारी के दौरान काफ़ी आपराधिक जो दुनिया है उसमें जो है बात की जाए काफ़ी कमी देखने को मिली है। इसके बाद अब जो एक बड़ा जो विदेशों से लगातार भारत के जो रिश्ते हैं वो खराब होने के जो सिलसिले अब शुरू हुए हैं, तो उसका वजह एक खासतौर से ये मानी जा रही थी कि जो बड़े गैंगस्टर हैं, जो लगातार भारत समेत विदेशों में रह करके पूरा नेटवर्क चला रहे हैं, ज़्यादातर जो गैंगस्टर हैं वो कनाडा में स्थित हैं, उनका जो नेटवर्क पूरी तरीके से संचालित था, तो उसको लेकर के अब जो एनआईए एक्शन ले रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर हथियार सप्लाई किए जाते थे, उन हथियारों का इस्तेमाल लगातार आपराधिक घटनाओं में किया जाता था, उन सभी चीज़ों पर एक कहीं ना कहीं एक अंकुश लग सकेगा। और अंकुश लगाने के लिए जो उनकी कमर तोड़ने की जो बात है, वो आर्थिक तंगी उनको देने का वो, क्योंकि जिस तरीके से संपत्ति है, उनका कारोबार है, जब उसको खत्म किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो उनकी कमर है वो टूटेगी, और जो हथियारों की सप्लाई होती है जिससे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, उस पर भी एक बड़ी रोक लग सकेगी। करीम, देखिए एनआईए ने 43 अपराधियों के नाम इसमें जारी किए हैं और लिस्ट जारी करके जनता का भी सहयोग मांगा है एनआईए ने, तो क्या कुछ अपील की गई है, क्या सहयोग मांगा गया है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, एनआईए ने जो सहयोग मांगा है, उस सहयोग के तहत ये कहा गया है, एक नंबर जारी हुआ है, उस नंबर के तहत लगातार जो डीएम का नंबर है, उस पे नंबर पे ये कहा गया है कि जिस तरीके से जो ये गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर कनाडा का राणा हो और जो काला सिंह राणा है, इन सभी के जो रिश्तेदार हैं, जो इनके सहयोगी हैं, उन सभी के जो रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, उन सभी की संपत्तियों का जो ब्यौरा व्हाट्सएप नंबर पर जारी किया जाएगा, और जो सहयोग करेगा उनका जो है नाम गुप्त रखा जाएगा, उनका कहीं किसी तरीके से लीक नहीं होगा। उसके बाद ये कार्रवाई जो शुरू होगी, वो लगातार एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, और उस कार्रवाई के तहत जो संपत्तियां हैं वो भी जब्तीकरण की जल्द एनआईए की टीम छापेमारी करेगी। जो जनता से सहयोग मांगा गया है, क्योंकि जनता से सहयोग की बात इसलिए कही गई है, लगातार जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर के निशाने में आम जनमानस होता है, बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, नेता मंत्री होते हैं, तो इन सभी को एक सहयोग मिल सकेगा एनआईए की छापेमारी के बाद। अब देखना ये होगा कि जनता आखिर जिस तरीके से एनआईए ने अपील की है, सहयोग मांगा है, उस पर कितना जनता सहयोग करती है, और सहयोग के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि एनआईए अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां एनआईए ने करीब 43 अपराधियों के नाम जारी किए हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच